हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो आपका बेस बनाएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको यदि चाइल्ड साइकोलॉजी, जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी टुडे। चाइल्ड साइकोलॉजी की यदि बात करें भैया, यदि आपको बच्चे को समझना है कि बच्चा होता क्या है, आपके सिलेबस में है ना चाइल्ड साइकोलॉजी, उसी की बात कर रहे हैं। तो भाई यदि आपको समझना है कि बच्चा कैसे होता है, क्या क्या उसकी चीजें हैं जो भाई इम्पैक्ट डालती हैं उसकी लर्निंग के ऊपर, तो आज हम जानेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो हम भाई बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जानेंगे तो मानव जीवन की ही पूरी स्टेजेस के बारे में, लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर फोकस होगा वो होगा किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर, बिकॉज हमें बच्चे को ही तो पढ़ाना है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो भाई आज हम करते हैं आरंभ किसका, जो हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, अरे हाँ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या वृद्धि तथा विकास की अवस्थाएं। कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं, कितनी को हम भाई मानते हैं, कितनी फिर उसके सब स्टेजेस हो जाती हैं, और उसके साथ साथ ही भाई उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं अलग अलग स्टेजेस की, वो सारी बातें जानेंगे। प्लस में जानेंगे क्वेश्चंस को भी, कि भाई जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, वो किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जी हाँ, इस बात से आप आश्वस्त रहें, जो अपना AWES है वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है फ्रॉम साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू या पेडागोजी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उसको भी जानने के लिए क्वेश्चन से पहले हमें थोड़ा थ्योरी को जानना होगा। ठीक है, तो मैं सारा कुछ आपके लिए भाई तैयार करके लाता हूँ, क्योंकि आपको किसी भी फिर किसी अन्य बुक से पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। हाँ, वो आपकी मर्जी, यदि आप चाहते हैं पढ़ना, यू आर वेलकम। लेकिन हाँ, आपको मैंडेटरी नहीं रहेगा फिर कि भाई आपको बुक से करना ही करना है। अगर आपने क्लासेस लगाई अच्छे से तो रेगुलर लगानी है, डेली लाइव क्लासेस लगानी है, ताकि हम बेहतर तरीके से सीख सकें, और यदि कोई डाउट है तो हम साथ के साथ उसको क्लियर भी कर सकें, पूछ सकें। ठीक है, तो भाई चलते हैं, आरंभ करते हैं आज की कक्षा का, और आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है, तो भाई शुरुआत करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मैं कहूंगा कि भाई जो हमारी यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई जो हमारी जो सबसे पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, वो कौन सी होगी? अरे भाई इसको क्या हुआ है, चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, अब आया है ना। मैं भी कह रहा हूं, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, चल नहीं रहा है ना। तो ऐसा क्या हो गया भाई? यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई जो हमारा विकास है, या जो हमारे चेंजेस हैं, या जो हमारे अंदर परिवर्तन है, जो डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट कहां से होती है? कहां से स्टार्ट होती है हमारी डेवलपमेंट? जन्म से? नहीं, जन्म से पहले से। मतलब कहने का कि जब हम मां के गर्भ में होते हैं, तो क्या हमारी डेवलपमेंट नहीं होती है? होती है ना। भाई आप सोच के देखो ना, कि एक सिंगल सेल से स्टार्टिंग होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो कितना हो जाता है? 1-1.5 किलो का हो जाता है, नहीं, 1-1.5 फीट का हो जाता है, 2.5-3 किलो का हो जाता है। ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो ही गई है, सिंपल सी बात है। तो भाई जो हमारी सबसे पहली जो स्टेज होती है ना डेवलपमेंट की, वो कौन सी होती है? वो होती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था, गर्भ में जब हम होते हैं वो वाली अवस्था। और जो इसका टाइम पीरियड होता है, जी हाँ, पहले टाइम पीरियड को जान लेते हैं, उसके बाद में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। अब गर्भावस्था कहां से कहां तक होगी भाई? बहुत सिंपल है, कंसेप्शन से लेके और बर्थ तक। ठीक है, कंसेप्शन से बर्थ तक मतलब सॉरी, गर्भ धारण से लेके और जन्म तक। जब तक हमारा जन्म नहीं होता है तब तक हम भाई माँ के गर्भ में है ना, उसी को हम बोलते हैं गर्भ अवस्था या गर्भावस्था। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी अवस्था है वो कौन सी रहेगी? गर्भ अवस्था, या गर्भावस्था, या गर्भकाल भी बोल देते हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, तो या प्रीनेटल या प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। चलो एक नाम और बता देता हूं मैं आपको, इसी को क्या कहा जाता है भाई? प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। यहीं पे लिख देता हूं भाई, ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, है ना, प्रसव होने से पहले, मतलब प्रसव मतलब जन्म से पहले। ठीक है, अब अब जब हमारा जन्म हो चुका है, ठीक है, जैसे ही हमारा जन्म होता है तो एक अवस्था शुरुआत होती है उस अवस्था की, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज इन्फेंसी स्टेज। जी हाँ, क्या बोलते हैं? इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी या शैशवावस्था, जिसमें हम शिशु होते हैं। और आपको पता है भाई, जो शिशु होता है ना, वो 100% किसी अन्य पर आश्रित होता है ना।
भाई और ही कोई उसका ध्यान रखता है, खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, हर चीज का ध्यान कोई और ही रखता है। इवन अगर कोई भाई घर में देखा होगा ना आपने, जब छोटे बच्चे होते हैं तो ध्यान रखा जाता है कोई बिल्ली तो नहीं आ गई है ना। मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ पुराने आदमी ये बोलते हैं कि भाई बिल्ली जो है ना हाथ काट के ले जाती है। आई डोंट नो ऐसा कुछ करती होगी बिल्ली, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। हाँ लेकिन हाँ बदनाम जरूर है, ये बात पक्की है, ठीक है। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है कौन सी अपनी स्टेज जर्नी इस जीवन की, इन्फेंसी स्टेज की, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज से जब हम इस धरती पे आ जाते हैं, अभी तक तो हम माँ के गर्भ में थे ना, ठीक है। और ये जो स्टेज है ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक? भाई स्टार्टिंग तो जन्म से हो गया, जैसे ही जन्म लिया स्टेज स्टार्ट। चलेगी कहां तक? ये चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। प्लीज याद रखेंगे, जो हमारी इन्फेंसी स्टेज है वो कब से कब तक है? बर्थ टू 2 इयर्स, है ना। जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है इन्फेंसी स्टेज या शैशव अवस्था। यहां तक बात क्लियर है? आफ्टर दैट अगर हम अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर एक और स्टेज आती है, और इस स्टेज का नाम क्या है? ये स्टेज है हमारी जब हम हो जाते हैं 2 साल के। अभी थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते हैं। ऐसा क्या होता है जब 2 साल के हम हो जाते हैं कि अलग अवस्था आ जाती है? भाई देखो, अलग अवस्था आने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेज आए हैं, इतने बड़े चेंजेज आए हैं, इतने बड़े परिवर्तन आए हैं, या इतनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है जिसके कारण से हमें स्टेज ही अलग बनानी पड़ जाती है, ठीक है। और ये जो स्टेज कहलाती है ये कहलाती है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, ठीक है जी। फिर हम बालक की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं चाइल्डहुड या बाल्य अवस्था। थर्ड स्टेज होगी अपनी चाइल्डहुड स्टेज या बाल्य अवस्था। यहां तक बात क्लियर है? और इसका जो टाइम पीरियड है, हम कब कब तक हम बालक रहते हैं? हम कहते हैं बालक है ना, बालक है। बालक बुद्धि, बालक बुद्धि तो बड़े को भी बोल देते हैं ना, किसी की बुद्धि अगर कम हो तो बोल देते हैं बालक बुद्धि है ना, या बैल बुद्धि भी बोल देते हैं। लेकिन हाँ, जो बालक होता है जिसको हम बच्चा मानते हैं, चाइल्ड मानते हैं, वो कब तक मानते हैं? वो मानते हैं हम बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब तक हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हो जाती। प्यूबर्टी मतलब जब तक हमारे वे कैरेक्टर्स नहीं आते जो हमें पर्टिकुलरली मेल या फीमेल बनाते हैं, मतलब हार्मोन्स वगैरह रिलीज नहीं होते हैं, या हम सीधे से शब्दों में कहेंगे तो भाई बिफोर अडोलेसेंस, किशोरावस्था से पहले। किशोरावस्था से पहले तक हम बालक ही रहते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था कब आती है? किशोरावस्था आती है 11, 12, 13, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए गए हैं, तो आप एग्जैक्ट उस पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज कैसे है? ऐसे हैं जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भाई 11 साल में मतलब आना शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। और भाई किसी को 12 साल में, किसी को 13 साल में, अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लेके चलेंगे भाई? 2 से 12 या 13 वर्ष, ठीक है, मोटा मोटी मान लो, ऐसे कोई बात नहीं है। और एग्जाम में कभी भी फिक्स नहीं आएगा, या ऐसे कंफ्यूजन नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग नहीं आएगा कि भाई बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 2 से 12 या 2 से 13, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आएगा कि 2 से 12 या जन्म से 2। यहां तो आपको पता है भाई, यहां की 2 से 12 या 2 से 13 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। अब यहां पर जब हम हो जाते हैं चाइल्डहुड स्टेज में, ये स्टेज आप भी जानते हैं, फ्रॉम ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये समझते हैं कि ये स्टेज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई वी डिवाइड दिस स्टेज इनटू 2 सब स्टेजेस। इसी अवस्था को हम 2 अलग अलग अवस्थाओं में या उप अवस्थाओं में बांटते हैं। एक को हम नाम देंगे अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, या हिंदी में कहेंगे आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक मतलब शुरुआती, है ना, प्रारंभिक हम कह सकते हैं, है ना। अर्ली चाइल्डहुड मतलब शुरुआत की जो होती है, आरंभ में जो होती है वो बाल्यावस्था। और इसको हम कहां पे डिवाइड करेंगे? थोड़ा सा याद करें। मैं ये मानता हूं कि भाई आपने कोर्स किया हुआ है, किया हुआ है ना, डीएड या बीएड तो किया ही है आपने, डीएलएड बीएलएड कुछ तो किया है। तो आप याद करेंगे थोड़ा सा जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे ने इसी के अकॉर्डिंग स्टेजेस को बांटा है, ठीक है। अब आप ये पाएंगे कि जो जीन पियाजे की सबसे पहली स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है, वो कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष ही है, और जिसको उन्होंने नाम दिया है क्या? सेंसरी मोटर स्टेज। हाँ या ना? सेंसरी मोटर स्टेज,
डन हो गया, जन्म से 2 वर्ष। और जो दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसका टाइम पीरियड क्या है, जो सेकंड अवस्था है वो यही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं वो सभी इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, और कहीं ना कहीं आप रिलेट भी कर पाएंगे। समझ रहे हो? चाहे आप पढ़ें किसको, जीन पियाजे को, चाहे आप पढ़ें लॉरेंस कोलबर्ग को, चाहे आप पढ़ें ब्रूनर को, चाहे आप पढ़ें एरिक एरिक्सन को, चाहे फिर आप पढ़ें सिगमंड फ्रायर को, आप ये पाएंगे कि ये जो स्टेजेस हम जो समझ रहे हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टुडेज क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है जी, गुड इवनिंग है पूजा सक्सेना जी। ठीक है, हाँ। तो भाई कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो आप साथ के साथ मेरे से डिस्कस करते चलेंगे, है ना, इंटरेक्टिव रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिलेट करेंगे। मैंने जीन पियाजे का इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है और उन्होंने एग्जैक्टली उसी तरीके से बांटा है। ठीक है, तो भाई सेंसरी मोटर, आफ्टर दैट प्री ऑपरेशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर को इंद्रिय जनित, है ना, या भाई संवेदी गामक, कई नामों से जानते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा क्योंकि एक ही नाम रहता है। ठीक है, अब ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होगी, आरंभिक बाल्यावस्था होगी, या प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होगी, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कहां से कहां तक होगी, कब से कब तक होगी, ये रहेगी अपनी 2 से 7 वर्ष। मैंने 6 या 7 इसलिए लिख दिया क्योंकि जीन पियाजे ने 7 वर्ष बताई है, लेकिन जो अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको 2 से 6 भी मानते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि ये वो स्टेज है जहां पर हम छोटे बालक होते हैं। एक हम होते हैं छोटे बालक, एक होते हैं बड़े बालक। बड़े बालक कब हो जाते हैं? बड़े बालक को हम बोलेंगे जी लेटर चाइल्डहुड कह सकते हैं, या कई बुक्स में या कई एग्जाम्स में इसको मिडिल चाइल्डहुड भी कहा गया है। यहीं पर लिख देता हूं भाई, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? मिडिल चाइल्डहुड स्टेज भी कहा जाता है, मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है जी, मतलब मध्य बाल्यावस्था, या लेटर को हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। और अब टाइम पीरियड कितना रह गया? सिंपल सी बात है, अब तो भाई 6 या 7 से स्टार्ट होगा और 12 या 13 तक जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा भाई? 7 वर्ष से लेके 12-13 वर्ष तक। हमें ये एग्जैक्ट याद नहीं करना, बस समझना है। ठीक है, कि जी यहाँ तो 6 या 7 लिखा है, यहाँ पे 7 लिख दिया, इतना डिटेल में नहीं जाना है। बस ये समझना है कि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन है अभी बच्चा ही। ठीक है, अब जैसे ही हमारा आता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, हमारी जो सबसे भयंकर, सबसे, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा विचित्र और सबसे ज्यादा रिस्की जो स्टेज है वो आती है, और उस स्टेज का नाम क्या है? किशोर अवस्था या अडोलेसेंस। ठीक है जी, अडोलेसेंस या किशोर अवस्था आती है। और अडोलेसेंस जो होती है, आपको ही पता है भाई, इसको कहा गया है द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव तथा तूफान की अवस्था। मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि क्या आपको याद है कि किसने एडोलेसेंस या किशोरावस्था को तनाव तथा तूफान की या स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा है। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा, आज के ही सेशन में बताऊंगा, टाइम पे बताऊंगा। आपने पहले बता दिया तो मैं उसका नाम जरूर लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम इन स्टेजेस को, है ना, एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कहां से कहां तक होगा भाई? ये रहेगा जब हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल जो ट्रेट्स होते हैं या जो हमारी विशेषताएं होती हैं वो पूरी नहीं हो जाती, मतलब जब तक हम पूरे पूरे वयस्क नहीं हो जाते। ठीक है, एडोलेसेंस क्या होगा? शुरुआत होगी कहां से? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से, शुरुआत जहां पे होती है, आरंभ जहां पे होता है प्यूबर्टी का। एंड आफ्टर दैट कहां तक? जब तक हम फुल्ली मैच्योर, फुल्ली मैच्योर का मतलब ये मत कहना जी सर कल तो आप मैच्योर का टाइम से रिलेट कर रहे थे कि 1 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है बैठने के लिए। आई नो, यहां पे मैच्योरिटी से मतलब मेरा ये है कि जब तक हम वयस्कों में नहीं आ जाते। वयस्क में कब आते हैं? वही 18-19 साल। ठीक है, तो टाइम पीरियड कहां से कहां तक रहेगा भाई? 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष। ठीक है, मोटा मोटी मान लो 12 से भी हो सकता है, किसी बुक में 11 से भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो स्टेजेज है ना, हमारा वास्ता इनसे है। हालांकि इससे अलग भी हम 2 स्टेजेज बता रहा हूं, कभी एग्जाम में आएगी नहीं। क्यों? हमारा लेना देना इनसे है।
ठीक है। इससे अलग जो 2 स्टेजेज आएंगी वो कौन सी होंगी? एक अडल्टहुड, ठीक है, अडल्टहुड, और उसके बाद में एक आती है वयस्कावस्था होगी एक तो, और एक आती है वृद्धावस्था, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, ओल्ड एज जिसको बोला जाता है। अब ओल्ड हम किसको मानते हैं भाई? वृद्ध हम किसको मानते हैं? सीनियर सिटीजन का पास कब से बनता है? रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, 60 वर्ष से, 65 वर्ष से, मतलब जब तक हमारी हड्डियों में जान होती है, जब तक हमें लगता है कि हम कमा सकते हैं, हम भाई यूजफुल हैं अपने परिवार के लिए, अपने यूजफुल तो बाद में भी रहते हैं वृद्ध होने के बाद भी, लेकिन जब तक हम फिजिकली जब तक हम एक्टिव रहते हैं तब तक हम ये मानते हैं। और आमतौर पे जो पर्सन रहते हैं एक्टिव, ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं, वो 60-65 वर्ष तक एक्टिव रहते हैं। आप मोटा मोटी 20 से 60 वर्ष मान लो, क्या अडल्टहुड के वयस्क हो गए भाई अब आप, ठीक है। और सबसे अंत में जो आएगी अपनी, वो क्या आएगी? ओल्ड एज या वृद्धावस्था, और ये क्या होगी भाई? 60 से ऊपर, ठीक है। मतलब 60 से ऊपर मतलब टिल डेथ, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है तब तक हम क्या रहते हैं? वृद्ध ही रहते हैं, ठीक है, तब तक हम वृद्धि रहेंगे। एक बार भाई बताने की कोशिश करेंगे कि भाई किसने बताया है दैट एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, है ना? किशोरावस्था, तनाव तथा तूफान की अवस्था, किसने बताया है? एक बार देखते हैं किस किस को याद है, ठीक है। तो चलिए भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो लेना देना है ना, वो केवल इन स्टेजेस से है, केवल इनसे है। क्यों? क्योंकि भाई ना तो हमें अडल्टहुड के व्यक्तियों को पढ़ाना है और ना ही हमें ओल्ड एज वाले को पढ़ाना है, हमारा इनसे ही लेना देना है। तो होती है स्टेजेस, एग्रीड, इसकी भी सब स्टेजेस होती है, लेकिन हमें उतनी डिटेल में जाना ही नहीं है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आवश्यक है ही नहीं। डन, ठीक है। यहां तक बात कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे ना, अब हम चाइल्डहुड को एक स्टेज के रूप में नहीं पढ़ेंगे, हम 2 स्टेजेस के रूप में पढ़ेंगे। मतलब अब हम इसको ऐसे बांटेंगे, सबसे पहली प्रीनेटल, दूसरी इन्फेंसी, तीसरी अर्ली चाइल्डहुड, चौथी लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड, एंड द फिफ्थ वन इज एडोलेसेंस। ठीक है, समझ में आ रही है? अब हम इनको 5 स्टेजेज मान के चलेंगे, जो ये 4 आपको दिखाई दे रही है, जिसमें से थर्ड ये हो जाएगी, फोर्थ ये और फिफ्थ ये, क्योंकि इनके अंदर जो है, हालांकि है ये चाइल्डहुड का ही पार्ट, लेकिन काफी सारे बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम जानेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको इनके जो टाइम पीरियड है वो याद रहेगा, ठीक है। डन है? यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही तो भाई चलते हैं आगे, फटाफट से एक बार बता देंगे कि क्या यहाँ तक आपको किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझे बताएंगे, अदरवाइज हम आगे चल ही रहे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में, एक एक स्टेज के बारे में, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले एक क्वेश्चन ही देख लो, क्या है? बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि तथा बदलाव का अध्ययन किया जाता है। कहां से कहां तक का भाई वृद्धि तथा अध्ययन, मतलब भाई चेंज का या डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, बर्थ टू मिडिल चाइल्डहुड, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हल्के में मत लेना। बर्थ टू एडोलेसेंस, मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती करते हैं, बर्थ टू एडोलेसेंस लगा देते हैं, ठीक है। कंसेप्शन टू मिडिल चाइल्डहुड या कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, आप सभी को पता है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, हाँ या ना? ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। ओके भाई, कंसेप्शन से स्टार्ट हो गए और एडोलेसेंस तक का जो अध्ययन होता है वो होता है किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट में, है ना? डन, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्टेजेस की, अलग अलग जो हमारी स्टेजेस है। और सबसे पहली स्टेज कौन सी? सबसे पहली प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल मतलब प्रसव पूर्वावस्था, गर्भावस्था, गर्भकाल, है ना, जब हम माँ के पेट में होते हैं, ठीक है। और जब माँ के पेट में होते हैं तो भाई कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसा ऐसा सा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, छोटी सी बात, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, ठीक है। अगर ये मैं ये कहूं, जिसका आमतौर पे सबको पता ही होता है, ठीक है, वहीं से हम चीजों को समझेंगे। अगर मैं कहूं कि भाई ये जो गर्भावस्था है या गर्भकाल है, इसका टाइम पीरियड कितना है, कहां से कहां तक नहीं, ड्यूरेशन नहीं पूछ रहा मैं, या मैं भाई पॉइंट्स नहीं पूछ रहा, यहां से यहां तक वो तो हमें पता चल गया, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक पीरियड कितना है। आप कहेंगे जी 9 मंथ्स, है ना? आप क्या कहेंगे जी?
9 महीने होते हैं। ठीक है जी, सारा ही आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा हटा दिया मैंने। कितना होता है भाई 9 मंथ्स, हाँ या ना। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी डेज, कितने दिन, तो आपका आंसर पता है क्या? जो एग्जामिनर ने दिया वो मैं बता रहा हूं, इट विल बी 280 डेज। 280, हालांकि 9 या 27, 270 दिन बनते हैं, लेकिन आप ये भी समझेंगे कि भाई मैक्सिमम जो महीने होते हैं ना, उनमें 31 डेज होते हैं, ना कि 30, है ना। 9 3 जा 27, अगर हम पॉइंट भी लगाए, हिसाब भी लगाए, तो भाई लगभग लगभग 280 दिन डॉक्टर्स जो मानते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां तक बात ठीक है। और एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया, डेज का भी पूछा गया है, प्लस में ये भी पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी वीक्स, कितने सप्ताह। तो इसके लिए तो भाई बड़ा सिंपल है, 7 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। 280 डेज है तो कितने वीक्स, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 40 वीक्स। 7 4 जा 28, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये क्या है भाई, 9 मंथ कह सकते हैं, 280 डेज कह सकते हैं, या 40 वीक्स कह सकते हैं। यहां तक बात सही है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर एक स्टेप और आगे चले, तो ये जो अवस्था होती है हमारी, भाई कभी मैं भी और आप भी ऐसे ही रहे होंगे माँ के गर्भ में, ठीक है। तो ये जो हमारी अवस्था रहती है, इसके अंतर्गत मैं अगर आपसे पूछूं, कल हमने किया था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, तो कौन सी डेवलपमेंट होती होगी? ऑप्शन दे रहा हूं। क्या इसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होती है? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, क्या हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है? नहीं। क्या हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होती है? इमोशनल डेवलपमेंट तब मानी जाती है जब हमारा इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है। क्या होता है माँ के गर्भ में? नहीं, कुछ नहीं पता होता। ठीक है। या क्या हमारी मोरल डेवलपमेंट होता है? हमें पता होता है मोरलिटी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है? माँ के गर्भ में तो नहीं पता होता एटलीस्ट। ठीक है। कईयों को तो आज भी नहीं पता होता है ना। ठीक है। आफ्टर दैट मैं कहूंगा कौन सी डेवलपमेंट ऐसी है जो होती है, तो आप ये पाएंगे यहां पर शारीरिक विकास, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है ना, वो अपने चरम पे होती है। चरम पे कैसे? चरम पे ऐसे जैसे मैंने अभी कहा था कि भाई हमारा जब हम माँ के गर्भ में जब कंसीव करते हैं ना, तो हमारा जो साइज होता है ना, वो इससे भी छोटा होता है। जो ये दिख रहा है ना आपको, ये नहीं दिख रहा होगा, वो भी नहीं दिखाई देगा। जो जो सेल होता है ना, जो एग होता है, ओवम जो होता है, वो इससे भी छोटा होता है ना। फिर स्पर्म होते हैं, वो जाके मिलते हैं, है ना। फिर वो कंसीव होते हैं, जाइगोट बनता है, वो सारी चीजें अलग है। ठीक है। लेकिन हाँ, इससे भी छोटा साइज है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, मतलब विद इन 9 मंथ, केवल 9 महीनों के अंदर अंदर हम क्या पाते हैं, बच्चे का वेट 2.5 से 3 किलो इजीली हो जाता है हर बच्चे को। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो, है ना। मतलब एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। ठीक है, 4 भी हो सकता है भाई, 2 भी हो सकता है ना, 1.5 भी हो सकता है, वो अलग अलग चीजें। ठीक है, लेकिन हाँ 2.5 से 3 किलो हम एवरेज मान सकते हैं। अब एक नेग्लिजिबल वेट से 2.5 या 3 किलो का वेट होना सिर्फ 9 महीने में कितने लाख गुना बढ़ गया होगा, सोच के देखो। असंख्य, है ना। कितने गुना बढ़ा भाई, असंख्य गुना बढ़ गया ये तो भाई, बहुत ज्यादा हो गया। हाइट की बात करें, साइज की बात करें, तो आप पाएंगे भाई साहब जो एक बिल्कुल नेग्लिजिबल था, वो केवल 9 महीने में 1 से 1.5 फुट का हो गया। तो कितने लाख गुना बड़ा हुआ। हाइट कितनी बढ़ी, बहुत ज्यादा। तो दैट्स वाई मैंने कहा ये अपने चरम पे होता है क्या, फिजिकल डेवलपमेंट। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, वो फास्टेस्ट होगा, सर्वाधिक होगा। यदि आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट सबसे अधिक होता है, और ऑप्शन में प्रीनेटल स्टेज है, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा आया था कि पूछा था लेकिन प्रीनेटल स्टेज ऑप्शन में ही नहीं था, तब आप ये मत कहना जी गलत है क्वेश्चन, नहीं। फिर उसके बाद में जो सेकंड है वो आ जाएगा, सेकंड फास्टेस्ट है वो आ जाएगा। ठीक है। तो भाई यहां पर सबसे अधिक फिजिकल डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास सबसे तेज फास्टेस्ट होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं कहूं भाई हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बालक में कोई बुद्धि होती है जब पैदा होता है, सोचना कुछ पता होता है उसको, कुछ नहीं पता होता।
है ना, सोशल डेवलपमेंट नहीं होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, मोरल डेवलपमेंट, कोई नैतिकता नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा इनमें से किसी का भी, इनमें से कोई भी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं होती है, केवल और केवल फिजिकल डेवलपमेंट ही होती है, और ये कहां पर होती है, अपने चरम पे होती है, मतलब अपने मैक्सिमम पे होती है। इससे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मानते हैं भाई, मान के चलो कि अगर हम कंसीव हुए तब इतने थे और पैदा हुए तब, मान लो हम लाख गुना बढ़ गए, 1 लाख गुना बढ़ गए, वेट से भी, हाइट से भी, जैसे भी हुआ, मोटा मोटी मान लो 1000 गुना मान लो, ज्यादा मत करो, ठीक है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई यदि हम पैदा होते हैं 2 फुट के, 1 फुट के मान लो, तो भाई साहब हमारी हाइट कम से कम 1000 फुट होनी चाहिए, पूरी लाइफ में नहीं होती भाई। 1 फुट का भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 6 फुट, 6 गुना ही तो होगा, यहाँ पे लाख गुना हो रहा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है थ्रू आउट लाइफ का। वेट कितना गुना हो जाएगा भाई? किसी व्यक्ति का वेट 1000 किलो हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमारी फिजिकल डेवलपमेंट जो होगी वो चरम पे होगी, बाकी की सभी जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या रहेंगी, पीछे रहेंगी, होंगी ही नहीं, वो बाद में होंगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? किसी को कोई समस्या हो बताना, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब सेकंड स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज इज इनफेंसी स्टेज। इनफेंसी मींस शैशवावस्था, ठीक है जी। शैशवावस्था की बात करते हैं। टाइम पीरियड क्या? जन्म से 2 वर्ष। और जब जन्म से 2 वर्ष का बालक होता है तो वो कैसा हो जाता है जी? ऐसा हो जाता है, अरे आ जाओ भाई बच्चे, ये आ गए, है ना, छुटको बच्चे। और जो ऐसी ये जो स्टेज होती है ना, इसका एक नाम है, वो क्या है? टोडलर स्टेज। इसको क्या कहा जाता है? टोडलर। टोडलर मतलब, टोडलर से मतलब टोडलर, शिशुकाल होता है ये, ठीक है जी। ये क्या है? शिशुकाल, टोडलर, ठीक है, नाम ही इसका है, कभी कहा जाए टोडलर स्टेज, ये वाली, ठीक है। तो अब अगर इसमें बात करें, अलग अलग डेवलपमेंट्स की मैं बात करना चाह रहा हूं। फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी बताइए? फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज में कैसी होगी? मैं ये कहूंगा कि इस स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है ना, वो होती तो तेज है। कैसे? भाई आप ये समझो कि जब बच्चा पैदा होता है, मान के चलो कि 1.5 किलो का या 2 किलो का, 2 किलो का मान लो चलो, ठीक है। लेकिन जब तक वो 2 साल का होता है ना, तो हर बालक लगभग लगभग जो भी 2 किलो का हुआ है, नहीं 2 किलो का, 3 किलो का जो बच्चा हुआ है, ठीक है, मतलब एक जो हेल्दी बेबी है, नॉर्मल बेबी है, ठीक है, वो भाई कम से कम जो है ना, या लगभग लगभग 10 किलो तक, 9-10 किलो तक तो हो ही जाता है 2 साल का बच्चा, है ना, 9 से 10 केजी का हो ही जाता है। मीन टू से कितना गुना बढ़ा? अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, वो भी विद इन 2 ईयर्स, है ना। केवल 2 सालों में 3 गुना बढ़ जाता है। और आप ये पाएंगे कि जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है ना, वो इस स्टेज में फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी, या मैं कहूंगा सेकंड फास्टेस्ट होगी। किससे? प्रीनेटल से, ठीक है, बहुत फास्ट होगी, लेकिन प्रीनेटल का तो भाई मुकाबला है ही नहीं, है ना। जैसे कि मैंने कहा वेरी फास्ट, बहुत तेज होगी, बट गर्भावस्था से कम, बट लेस देन प्रीनेटल। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की बात चल रही है, ठीक है। आफ्टर दैट यहां पर अगर बात करें कि भाई सोशल डेवलपमेंट, सॉरी, मोटर डेवलपमेंट कैसी होगी? मोटर डेवलपमेंट मतलब भाई अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना। कल हमने बात करी थी इस बारे में कि भाई मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आता है। वो आता है भाई हम अपने शरीर के अंगों का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट कैसी होगी? इस अवस्था में आपने देखा होगा जो बच्चा होता है ना, वो चीजों को भाई पकड़ना, है ना। आप गोद में लेके देखना 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे को, है ना, आपके बाल खींचना शुरू कर देगा, है ना, चश्मा उतारना शुरू कर देगा, या नहीं, है ना। आपने अगर कोई मान लो चेन पहन रखी, उसको खींचना शुरू कर देगा, है ना, चीजों को पकड़ना, है ना, बैठना सीख जाता है, या नहीं। 2 साल के बच्चे को बैठना नहीं आता, 2 साल का बच्चा तो भागा भागा फिरता है, ठीक है। वॉकिंग सीख जाएगा, रनिंग सीख जाएगा, है ना। तो ये सारी क्या है? मोटर डेवलपमेंट है। ये सारी क्या है? मोटर डेवलपमेंट है, क्योंकि अपने मसल्स के ऊपर कंट्रोल करना, याद है ना। फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, है ना, बड़ी मसल्स पे कंट्रोल, छोटी, फिलहाल बड़ी मसल्स पे ही आया, फाइन पे बाद में आएगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कब आएगा? लेटर चाइल्डहुड में, अभी दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो फिलहाल बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट की। तो भाई गतिक विकास में ये सारी चीजें आ जाएंगी, बच्चा ये काम करने लग जाता है, हर बच्चा लगभग लगभग,
हर बच्चा कहूंगा तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना, जो कि एक्सेप्शनल नहीं है। आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की यदि बात करें तो देखो हमने कल बात की थी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हाँ या ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है, लेकिन हाँ हो जाती है। 2 साल का बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, बोलना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा शब्द भंडार नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा बातें नहीं जानता है ना, बस हाँ, लेकिन अपने मम्मी पापा को पहचानता है, अपने घर को पहचानता है, अपने भाई बहनों को, सिबलिंग्स को जानता है, दादा दादी को। मतलब जो 2 साल तक का बच्चा होता है ना, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे भाई साहब ये तो आइंस्टीन बन गया, नहीं बना, बच्चा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करें भाई सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की, तो यहाँ पर जो सामाजिक विकास होता है ना, अब आपको ये मैं अच्छी बात बता रहा हूँ कैसे। ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, क्या, सोशलाइजेशन के टाइप्स। और सोशलाइजेशन के टाइप्स में आप यहाँ पर जानेंगे कि भाई यहाँ पर केवल प्राइमरी या प्राथमिक सामाजिकरण ही होता है। अब ये प्राइमरी या प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? ये होता है भाई अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, सिबलिंग से, है ना, जो केयर गिवर्स है उनसे हमारा सामाजिकरण तो होता है, लेकिन केवल उनके साथ ही होता है ना। दैट्स वाई ओनली प्राइमरी सोशलाइजेशन इस अवस्था में। और यदि अब हम बात करें किसकी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, मैंने बताया कि भाई वो, और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई संवेगात्मक विकास कैसा होगा। पहली बात तो बच्चा पूर्णतया अहम केंद्रित, कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक। अब ये कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक क्या होता है भाई? पहली बात तो ईगोसेंट्रिक क्या होता है? ईगोसेंट्रिक मीन्स अहम केंद्रित, अहम मैं, अहम मैं, केंद्रित, केंद्र केवल मेरे ऊपर है। जैसे मुझे दूध पीना है तो दूध पीना है, नहीं पिलाओगे तो हल्ला उतार दूंगा, होता है ना बच्चों का, उसको दूसरे का नहीं पता, है ना। मुझे मम्मा के पास जाना है तो जाना है, भले ही मम्मा को जितना मर्जी जरूरी काम हो, हाँ या ना। घर में अगर कुछ सामान आया है तो सारा मेरा है, भले ही किसी को मिले ना मिले। अहम केंद्रित, पूर्णतया 100%, दूसरे की सोच हो ही नहीं सकती। स्वयं मुखर, सेल्फ असर्टिव, वही बात, केवल अपने से मतलब होने वाला, सेल्फ असर्टिव भाई, केवल सब कुछ मुझे। और अस्थिर, अस्थिर का मतलब क्या? अनस्टेबल, हमारा कंट्रोल नहीं होता है हमारे किसके ऊपर, इमोशंस के ऊपर इस अवस्था में। इस अवस्था तक बालक जो होता है इमोशनली अनस्टेबल होता है, मतलब उसको रोना है तो उसको रोना ही है, उसको हंसना है तो उसको हंसना ही है, उसका अगर खेलने का मन है तो खेलना ही है, उसका कंट्रोल नहीं है ना। या अनस्टेबिलिटी को हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आपने अगर देखा हो छोटे बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को, ठीक है, कार्टून टाइप के बच्चों को, तो ये क्या करते हैं, कभी देखना। भाई मान के चलो कि एक बच्चा ऐसा है ना, वो मम्मा की गोद में है, ठीक है, या किसी भी पर्सन की गोद में, या भाई मान लो आप बस में सफर कर रहे हैं और किसी की गोद में एक ऐसा बच्चा है और वो रो रहा है, ठीक है, रो रहा है, ठीक है, और आपके पास मान के चलो कोई कैंडी पड़ी है, टॉफी पड़ी है, कुछ भी ऐसा कोई खिलौना पड़ा है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज है जिससे बच्चे का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। कुछ लोग वैसे भी हरकतें करने लग जाते हैं, मुंह उल्टा पुल्टा बनाना, ये वो, ठीक है। तो मान के चलो कि आपके पास कैंडी है, साफ सुथरे से रहते हैं, ठीक है, आपके पास कैंडी है ना, और आप एकदम से क्या करें, कैंडी निकाल कर उसको दिखाएं। जैसे आप उसको दिखाएंगे ना तो आप एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। कैसे? आप सेम ही टाइम पे आप ये देख सकते हैं बच्चा रो भी रहा है और हंस भी रहा है, है ना। स्टेबिलिटी नहीं है, आंखों से आंसू पड़ रहे हैं, है ना, और भाई वहां पे वो स्माइल भी कर रहा है, उसको कैंडी देख के, टॉफी देख के तो उसका मन ललचा गया, अरे ये तो बड़ी बढ़िया चीज, मेरे काम की चीज आ गई भाई, ठीक है। परंतु अब क्योंकि पहले रो रहा था, एकदम से चुप कैसे हो? स्टेबिलिटी नहीं है ना, बच्चे के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, इस चीज को आप याद रखेंगे। अनस्टेबल एट दिस स्टेज, कौन सी में? इन्फेंसी स्टेज में, छोटे बच्चे की बात है। अब बात करते हैं भाई जो हमारा बेस्ट स्टेज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, और बेस्ट का मतलब ये हमारे जिन पियाजे अंकल की फेवरेट स्टेज है।
इन्होंने इसका नाम रखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जब हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे, जीन पियाजे के ऊपर AWS में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई क्या कुछ है। इसका नाम रखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, किसने? जीन पियाजे ने, है ना। 2 से 7 वर्ष वाले स्टेज। बच्चे कैसे हो जाते हैं जी? बच्चे हो जाते हैं ऐसे क्यूटी क्यूटी से, है ना, प्यारे प्यारे से, है ना, अच्छे अच्छे से हो जाते हैं। देखा ना आपने, 3-4 साल 5 साल का बच्चा जो होता है बड़ा क्यूट होता है, अपनी लाइफ में बेस्ट स्टेज है ये। और ये जो स्टेज होती है ना, यहाँ पर ना तो बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी है, समझ के चलना, ठीक है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। अच्छा, बच्चे को इतनी अकल भी आ जाती है कि इससे काम कैसे निकलवाना है, ठीक है, बोलना भी सीख जाते हैं, जिद भी करना सीख जाते हैं। अब 2 साल तक के बच्चे को आप अनस्टेबल था, आप थोड़ा बहका लेते थे, लेकिन अब वो स्टेबल रहना शुरू हो जाता है। पता चले आप मॉल में लेके गए, ठीक है, और वहां पे उसने देखा, अरे टॉयज, अब उसका मन क्या करेगा? सारे ले लो। तो ये वो स्टेज होती है जब बच्चा क्या करता है, हर बच्चा नहीं, लेकिन जो थोड़े से ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं, वो ज़मीन में लेटकर भाई पैर रगड़ना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, है ना। फिर आप भी सोचते हो भाई इसने तो बेइज्जती करा दी तगड़े वाली, तो उसको दिला ही देते हैं, ठीक है ना। कुछ उसको दिलाते हैं, कुछ उसको फिर पिलाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका इलाज जरूर करना पड़ेगा, या तो डरा के या फिर उसको उसकी बात मान के, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा राजा जी होता है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, दैट्स इट। अपनी लाइफ को, ये हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट स्टेज है, दैट्स वाई इस स्टेज के कुछ नाम है। इस स्टेज को क्या कहा जाता है? स्टेज को गोल्डन स्टेज कहा जाता है, सुनहरी अवस्था या स्वर्णिम अवस्था, है ना, सोने जैसी अवस्था है गोल्डन स्टेज। इससे बढ़िया कोई स्टेज है ही नहीं, ठीक है। या मैं कहूँगा कि इसी स्टेज को कहा जाता है टॉयज स्टेज। बच्चा टॉयज के साथ खेलता रहता है, उसी के अंदर घुसा रहता है, कभी कुछ लेके आओ अभी कुछ लेके आओ, है ना। लड़कियां होती हैं उनको गुड़िया ही गुड़िया चाहिए होती है, लड़के होते हैं उनको भाई कार चाहिए, गन चाहिए, स्पाइडरमैन चाहिए, है ना, हल्क चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, हाँ या ना, है ना ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है? टॉयज स्टेज है। इसी को क्या कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम आमतौर पे क्या मानते हैं, समझना, जब हम बात करते हैं RTE की, राइट टू एजुकेशन 2009, वो क्या कहता है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक है ना। इट मीन्स RTE क्या मानता है भाई? 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में, और 6 और 8 14, मतलब 8वीं तक जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, वो हमारे देश में निशुल्क है। इसके बाद में निशुल्क नहीं है। इसके बाद में अगर निशुल्क है तो वो स्पेशल बच्चों के लिए है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के लिए, VI के लिए, HI के लिए, है ना, हियरिंग इम्पेयर्ड वगैरह के लिए उनके है 12 तक। लेकिन सामान्य बालक के लिए 8वीं तक की जो है वो निशुल्क है सरकार की तरफ से, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या कि 6 साल से पहले तक हम ये मानते हैं, देखो 2 या 6 साल लिखा ना, तो हम ये मानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाता है ना तो 6 साल का आता है। दैट्स वाई इस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। प्री स्कूल मतलब स्कूल में जाने से पहले, पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए ना भाई प्री प्री स्कूल स्टेज, ये आंसर, ठीक है। इसको प्री गैंग स्टेज भी कहा जाता है, प्री गैंग, क्योंकि इससे अगली स्टेज में बच्चा गैंग बनाना शुरू करता है। गैंग मतलब अपने पक्के समूह बनाना शुरू करता है। 7-8 साल का बच्चा, ठीक है, अपने पक्के दोस्त बना लेता है। इनके दोस्त तो होते हैं लेकिन पक्के वाले नहीं होते हैं। आज एक है कल दूसरा है, और दूसरा पहले वाला बुरा भी नहीं मानता, बुरा इनको लगता ही नहीं, बुरा इनका कुछ होता ही नहीं है, इनके लिए सब अच्छा है। देखना आप, बड़ी तभी तो गोल्डन स्टेज है। इनके मन में कोई द्वेष नहीं होता किसी के लिए, ठीक है। जो मिल जाता है उसी से दोस्ती कर लेते हैं, ये बड़े प्यारे होते हैं, ठीक है। तो चलो जी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, मैंने क्या क्या बताया भाई? यहाँ पे टॉय स्टेज, टॉय स्टेज मतलब खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था। गोल्डन स्टेज कहा जाता है, सुनहरी अवस्था कहा जाता है। प्री गैंग स्टेज, क्योंकि गैंग जो है वो इससे अगली स्टेज में बनाएंगे, पूर्व समूह अवस्था कहा जाता है। प्री स्कूल स्टेज, पूर्व विद्यालय अवस्था कहा जाता है। किसको? इसी अवस्था को। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इस स्टेज के बारे में थोड़ा सा और, है ना। अगर बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो भाई फिजिकल डेवलपमेंट है ना, होती तो है फिजिकल डेवलपमेंट, लेकिन इन्फेंसी से कम होगी। प्रीनेटल सबसे ज्यादा, फिर इन्फेंसी उससे थोड़ी कम, अर्ली चाइल्डहुड उससे कम।
कम होती आ रही फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फास्ट बट लेस देन इन्फेंसी। और मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो इस अवस्था है बच्चा, सोच के देखो 5-6 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। कैच कर सकता है चीज़ों को, फेंक सकता है, थ्रो कर सकता है, भाग सकता है, भाग तो पहले भी सकता था लेकिन अब तरीके से भागता है, ठीक है, जंप कर सकता है। 2 साल का बच्चा जंप नहीं करता है, ठीक है, ये जंप करता है, फुदकता फिरता है, ठीक है, क्लाइंबिंग करता है ना, चीज़ों पर चढ़ना वगैरह, राइडिंग कर सकता है। राइडिंग मतलब साइकिल चला सकता है। 2 साल तक का बच्चा साइकिल नहीं चलाता है। हाँ, 4-5 साल का बच्चा भाई साहब लिए लिए घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मोटर डेवलपमेंट जो है इसके अंतर्गत आ जाती है इस अवस्था में, ठीक है। अगर बात करें भाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कोग्निटिव डेवलपमेंट की जब भी बात करेंगे तभी आपको याद करना है जीन पियाजे को, क्योंकि थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट उन्होंने दी और बड़ी जबरदस्त थ्योरी है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हमारे यहाँ पे तो है ही, ठीक है। तो भाई बात करें तो भाई बच्चा क्या होता है, हाईली इमेजिनेटिव, मतलब अत्यधिक कल्पनाशील। जब हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि भाई बच्चा बहुत कल्पनाशील होता है इस अवस्था में, ठीक है जी, पर्टिकुलर इस अवस्था में बच्चा हाईली इमेजिनेटिव होता है, बहुत इमेजिनेशन करता है, ठीक है, जिज्ञासु होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, सब प्रश्न पूछता रहता है सारा दिन। देखा होगा छोटे बच्चे, अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, पूछता ही रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसे कैसे है ना, सारी चीज़ें पूछता है, उसको सब कुछ पूछना है, ठीक है। अतार्किक होता है, इलॉजिकल होता है, जो मर्जी बता दो उसको वही मान लेता है, जो मर्जी बता दो वही मान लेता है। अतार्किक, तर्क नहीं होता। इमेजिनेटिव होता है, तर्क नहीं होता। आपने कहा ना कि भाई एक उड़ने वाला घोड़ा था, उस पर चल के राजकुमार आया, भाई साहब मन में सोच लेता, हाँ आया, हाँ वो रहा राजकुमार, है ना, उड़ने वाला घोड़ा। वो ये नहीं पूछेगा घोड़े कहाँ उड़ते हैं, झूठ बोल रहे हो, नहीं, वो उस चीज को मानेगा। अतार्किक, रटकर याद करना, आपको पता है भाई इस स्टेज में बच्चा जो है रटकर चीजों को याद करता है ना, पोएम्स याद कर लेगा, स्टोरी मतलब पोएम्स ही करता है आमतौर पे, है ना, गिनती करवा दी, एबीसीडी करवा दी, सब कुछ उसको इसी स्टेज में याद करवा दिया जाता है, ठीक है। कल्पनाशीलता वाले खेल, है ना, वो कैसे खेल खेलेगा, सृजनात्मक। देखा ना, दीवारों पे कुछ 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 बनाता रहता है, कहीं पे कुछ लगा दिया, कहीं पे कुछ लगा दिया, है ना, कुछ भी पहन के ऐसे बोल देगा मैं फलाना हो गया, है ना, मैं ये बन गया, करता है ऐसा, कल्पनाशील है वो, है ना। भाई पीछे वो टॉवल टांग के और सुपरमैन बन जाता है, ठीक है, मैं सुपरमैन हूँ, कल्पनाशील है, सृजनात्मक है। और समय की अवधारणा नहीं होती है, याद रखेंगे, इस स्टेज में समय की अवधारणा नहीं होती, टाइम कॉन्सेप्ट नहीं बना होता है। टाइम कॉन्सेप्ट इन द सेंस, बच्चे को कहेंगे ना कि मैं मामा के घर कब गया था, कहेगा कल, स्कूल कब जाएगा, कल, उसका कुछ नहीं पता होता, टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कितने बज गए, क्या कुछ नहीं पता होता उसको, कोई कुछ नहीं आइडिया, टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं पता होता उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, मुझे पता है कि पता होता है 6-7 साल के बच्चे को, ठीक है, लेकिन जीन पियाजे ऐसा मानते हैं तो भाई हम भी ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी जीन पियाजे की मानता है, हमारी नहीं मानता। चलो, सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट तो होगी, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मैं लिख देता हूं, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। अब अनौपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक से तात्पर्य है कि भाई यहाँ पर जो बालक अपने दोस्त बनाता है ना, उनमें औपचारिकता नहीं है, भाई तू मेरे साथ, तू मेरे लिए ये करेगा तभी दोस्त बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। जैसे 7-8 साल का बच्चा करने लग जाता है ना, कल तूने मुझे टॉफी नहीं दी तो मेरा दोस्त नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है, कल टॉफी नहीं दी, अगले दिन तक तो भूल गए हैं, अगले दिन फिर वो उसके साथ खेले, क्योंकि ये भी अपनी टॉफी नहीं देगा, शेयरिंग करना जानते ही नहीं है ये। दूसरी बात, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि भाई ये व्यक्ति बड़ा है एज में, या भाई ये मेल है फीमेल है, कोई मतलब नहीं है। जो इनसे थोड़ा सा प्यार से बोल लो उसी के हो जाते, है ना, उसी के दोस्त बन जाते हो, ये मेरा दोस्त है ना। ऐसे बच्चों से अगर पूछेंगे ना तुम्हारी शादी करा दें, देगा हाँ करा दो। किससे कराएं, वो किसी भी बड़े आदमी का नाम ले देगा। अगर लड़का है तो महिला का नाम ले देगा, किसी भी बड़ी महिला का, चाची से करा दो, मामी से करा दो, देखा है आपने कभी ऐसा, है ना। तो ये उनको पता ही नहीं होता है कि तो क्या कह रहा है ना।
भाई एज का डिफरेंस इनको नहीं पता है ना। हाँ, इनको ये लगता है कि हाँ भाई चाची जो है अच्छी है, सुंदर सी है, चलो चाची से शादी करा दो, है ना। तो इनके माइंड में ऐसा कुछ रहता है। मम्मा से शादी कभी नहीं करेंगे, ये पक्की बात, कभी पूछ के देखना। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास कैसा होगा। ठीक है, भाषा विकास क्या होता है भाई साहब, जबरदस्त होता है। मैं कहूंगा ये जो स्टेज है ना, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई अलग चीज है ना। ये क्या होगा, मोस्ट सेंसिटिव। भाई भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील यही टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड ऐसा है जो भाषा विकास अपने चरम पे होता है। चरम मतलब चरम ही लिख देता हूं। जितना भाषा विकास इस अवस्था में होता है ना, इतना हमारा कभी हो ही नहीं सकता, आज भी नहीं हो सकता। छोटा बच्चा जितनी जल्दी इस स्टेज में जो बच्चे चीज सीखते हैं ना, भाषा को लेके डेली के सैकड़ों शब्द सीख सकता है यहाँ पे बच्चा। जो मर्जी भाषा सिखा दो, जैसे मर्जी एनवायरमेंट में रख दो, वही सीख जाएगा, है ना। और बिल्कुल एग्जैक्ट चार, ये कहा जाता है भाई 4 साल का जो बच्चा होता है ना, जहां पे वो रहता है या रहता आया है, वहां की बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट बिल्कुल वहां का जो एक्सेंट है उसके साथ बोलेगा, है ना। हम बड़े होके भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे मैं अगर एक बात कहूं कि मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं जाके तमिलनाडु रहना शुरू कर दूं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं पता चले अगले 10 साल तक भी तमिल के जैसी तमिल ना बोल पाऊं, मतलब तमिलनाडु वासियों के जैसी तमिल मैं बोल ही ना पाऊं अगले 10 साल तक भी, वो मतलब मुझे तो लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन जब बोलूंगा ना, जो वहां के लोकल होंगे तुरंत पहचान जाएगा, नहीं 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 ये वो नहीं है। नहीं नहीं होता ऐसा, ऐसा होता है। ठीक है, जिस भाषा का होता है ना उसको पता होता है कि मेरी भाषा का एक्सेंट क्या है। लेकिन ये बच्चे इस एज में बिल्कुल पकड़ जाते हैं, तुरंत पकड़ जाते हैं, 2 साल के अंदर अंदर बढ़िया एक्सेंट पकड़ते हैं ये। याद रखेंगे मोस्ट सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड। इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है भाई इनकी। इमोशनल डेवलपमेंट भाई थोड़ी सी खतरनाक होती है। कैसे, पहली बात तो ईगोसेंट्रिक ये भी होते हैं भाई, अपने से अलग किसी से मतलब नहीं इनको। मुझे सोना है तो सोना है, जैसे कह रहा हूँ ना, मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए। ईगोसेंट्रिक है, सेल्फिश होते हैं भाई, केवल अपने से, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला सीन। नार्सिसिस्ट होते हैं। नार्सिसिस्ट क्या है भाई, इसके बारे में बताया है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि भाई नार्सिसिज्म होता है कि स्व प्रेम, अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं, अपना आप बड़ा अच्छा लगता है ना, शीशे में देखते रहेंगे खुश होते रहेंगे, अरे यार बड़ा प्यारा होगा, है ना। नार्सिसिज्म, स्व प्रेम, है ना। ओटो इरोटिसिज्म भी बोलते हैं, है ना, अपने आप को लेके ही वो रहना, ठीक है। अनस्टेबल होते हैं, अगेन ये भी अनस्टेबल है। अभी थोड़ी देर पहले झगड़ रहे थे, अभी थोड़ी देर के बाद में फिर से गलबैया करके घूमते मिलेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। अच्छा, इस अवस्था में पाया जाता है ईडिपस या ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस। अगेन मैं कहूंगा नार्सिसिज्म और ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में, दोनों के ही बारे में बताया सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है जी, सिगमंड फ्रायड ने बताया इन दोनों ही चीजों के बारे में कि भाई ये क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, अब सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं ईडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे एक कहानी आती है, क्या है ये ओडिपस और इलेक्ट्रा, एक कहानी आती है। हमारे हिसाब से भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेकार है, ना सुनो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि सुनने के बाद में जी कच्चा कच्चा सा हो सकता है, ठीक है, बुरा बुरा सा लगता है, ये क्या कह दिया। ठीक है, होता ये है कि भाई एक ओडिपस नाम का राजकुमार है, पता नहीं राजकुमार है कैसा है ये, ओडिपस नाम का राजकुमार है, और ये अपने पिता की हत्या करता है। क्यों, क्योंकि इसको अपनी माँ से शादी करनी थी, या मैं कहूँगा कि अपने पिता की हत्या करके अपनी माँ से शादी करता है ओडिपस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है कि भाई ये जो बच्चे होते हैं ना, सिगमंड फ्रायड क्या कहता है, सिगमंड फ्रायड ये कहता है कि इन बालकों को, इस स्टेज के बच्चों को अपने से अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स से प्रेम होता है। मतलब अगर मेल होगा, मतलब बॉय होगा, तो उसको अपनी मदर के साथ प्रेम होगा, बहुत अच्छी लगेगी मम्मा। ठीक है, और अगर फीमेल होगी मतलब गर्ल होगी,
तो वो अपने पापा की परी होगी, हाँ या ना। और देखो, हम एटलीस्ट उस एंगल से तो देखते नहीं भाई, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच में भी नहीं दूर दूर तक। लेकिन हाँ, ये बात आपने भी देखा होगा कि भाई बड़े होने के बाद भी मैक्सिमम जो होता है वो यही बना ही रहता है कि जो लड़कियां होती हैं वो पापा की चहेती होती हैं, या पापा को ज़्यादा वो करती हैं, मतलब वेटेज देती हैं, और वहीं जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी मदर को ज़्यादा वेटेज देते हैं। लेकिन इसके लिए सिगमंड फ्रायड बताता है क्योंकि ये इस स्टेज में, जी हाँ, इस स्टेज में जो हमारा उनके प्रति एक लगाव है वही सारी उम्र तक चलता रहता है, आगे तक चलता रहता है। ठीक है, अब ये सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं, मेरा इसमें कोई अपना निजी व्यू नहीं है। ठीक है, अगर बॉय का अपनी मदर के साथ हो प्रेम, ठीक है, बॉय का अपनी मदर के साथ में लगाव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और इसका अगर अपोजिट हो जाए, मतलब गर्ल का अपने फादर के साथ अगर अटैचमेंट हो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? अभी हमने किया, क्या कहते हैं भाई? अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं, बात ही खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ठीक है, कल्पनाशीलता वाले मतलब भाई क्या? एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले मतलब मैं ये बन जाता हूँ, मैंने कहा था ना, स्पाइडरमैन बन गया, सुपरमैन बन गया। कौन सी स्टेज में? अर्ली चाइल्डहुड में। मैं जस्ट ये दिखा रहा हूँ प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, आप ये मत देखना कि अरे अभी तो आया था ऐसा ही, आंसर तो आपको पता ही है, अर्ली चाइल्डहुड ही होगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बस वो देखो। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड, सिंपल। ठीक है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल, मतलब मेक बिलीव प्ले अभी जो आया था, और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? सीधी सी बात है। आपने देखा ना, स्टेज में बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं, सबको टीचर बन जाते हैं, सबको पढ़ाते रहते हैं, है ना? तो ये वाला भाषा अर्जन के संबंध संदर्भ में अभी बताया ना मैंने, लैंग्वेज डेवलपमेंट के संदर्भ में, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड, मैंने लिखा ना सेंसिटिव पीरियड फॉर द एक्वायरिंग लैंग्वेज, भाषा सीखने के लिए? अर्ली चाइल्डहुड। अगेन बात समझ में आ रही है? साथ के साथ में आप आंसर देते चले, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। डैश इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेंसिटिव है? अर्ली चाइल्डहुड। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा संवेदनशील है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चों का द्वितीय समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करते हैं। भाई स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट तो 6-7 साल का बच्चा, और 6-7 साल का बच्चा कहां पे, समझ रहे हो? आरंभ कहां से होता है? यहां से होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं। अब बच्चा चला गया जी स्कूल में, 6-7 साल का हो गया, स्टेज कौन सी आ गई? लेटर चाइल्डहुड। अब बच्चा चला गया स्कूल में, और स्कूल में जाते ही भाई साहब आपने टांग दिया उसके यहाँ पे बैग, जो कि उससे भी भारी था। ठीक है, हाँ, अब बच्चे का ध्यान पता है कहाँ पे जाएगा? अब बच्चे का ध्यान जाएगा कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। बच्चे कैसे हो जाते हैं जी? ऐसे हो जाते हैं। ठीक है जी, देख लो, अब ध्यान कहाँ पे जा रहा है? कोग्निटिव डेवलपमेंट पे, कि भाई मुझे चीज़ों को सीखना है। क्यों? मैथ भी सीखना है, हिंदी सीखनी, इंग्लिश सीखनी, ईवीएस सीखनी, अरे सब कुछ तो करना है मुझे। ठीक है, तो बच्चा जो है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज पे सबसे कम होती है, बता रहा हूँ मैं आपको। लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है। आप 8 या 10 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देख पाएंगे हाइट वेट के मामले में। एक से लगेंगे सारे यार, एक से। ठीक है, तो इसको हम गैंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली प्री गैंग थी। अब यहां पर बच्चा देख के सोच समझ के ही समूह बनाएगा, गैंग बनाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, स्टेडी एंड स्लो, है ना? स्थिर सी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी पहले से। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी होगी? ये अपने फास्ट पे चलेगी अब, क्यों? क्योंकि भाई सीखना है उसको। और अगर बात करें जीन पियाजे की, तो ये कौन सी स्टेज है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहां पर बच्चे में तर्क आ जाता है। कैसी हो जाएगी भाई? तीव्र, मतलब तेज हो जाएगी। ठीक है, अवलोकन आ जाएगा, ऑब्जर्व करने लग जाएगा बच्चा चीजों को। क्यों? क्योंकि तर्क आ गया है, तर्क शक्ति आ जाएगी।
तार्किक चिंतन करने लग जाएगा, है ना, मतलब लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। संप्रत्यय विकास मतलब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएंगे, चीज़ों को समझना शुरू कर देगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनने लग जाएंगे। मूर्त चिंतन कर सकता है, दैट्स वाई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, है ना, कॉन्क्रीट थिंकिंग करता है, ठीक है। तो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट कैसी होगी? सोशल डेवलपमेंट में अभी यहाँ पे गैंग स्टेज कहा तो मतलब अपने गैंग बनाना शुरू कर देगा। गैंग बनाने से मतलब ये है कि बच्चा जो है अपनी ही एज और अपनी ही जेंडर के अकॉर्डिंग ही ग्रुप बनाता है। 8-10 साल का बच्चा आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि भाई लड़का है तो लड़कियों के बीच में खेल रहा है, नहीं, और लड़की है तो वो लड़कों के बीच में घुसी हुई है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को समझो कि यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चा सक्रिय हो जाता है क्योंकि गैंग बना रहा है, समूह का निर्माण करता है ना, मेक गैंग्स, गैंग्स बनाता है, और नो ईगो। अब यहाँ पर बच्चे की ईगो खत्म हो जाती है, जो नार्सिसिज्म था, सेल्फिशनेस थी, ईगोसेंट्रिज्म था, वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भाई दोस्ती करने के लिए तो वो खत्म करना पड़ेगा ना, चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा ना। अगर आप अपने आप ही सब कुछ खा रहे हैं, है ना, किसी के साथ कुछ आप बात नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, आपका दोस्त कौन बनेगा? कोई भी नहीं। वो तो भाई शेयरिंग से ही होता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, पता है आपको, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी होगी? कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर बच्चा अच्छे से सारी बातों को समझ लेता, जो नहीं समझाना चाह रहे ना वो भी समझ लेता है, इनडायरेक्टली भी समझ लेता है ना। आफ्टर दैट इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होगी? इमोशनली बच्चा, जैसे मैंने कहा भाई, शेयरिंग करने लग जाएगा, साझा करना शुरू कर देगा, है ना, शेयरिंग करेगा। उसके बाद में कंट्रोल आ जाएगा इमोशंस के ऊपर। यहाँ पर बच्चा अगर नाराज हो गया आपसे, है ना, तो वो है, ठीक है जी। अगर बच्चा उदास है तो वो अगर बच्चा खुश है तो उसको पता है कि कितना खुश होना है, कैसे होना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? नियंत्रण आ जाएगा। अच्छा, एक स्टेज स्टेज की और खास बात है, नैतिक और धार्मिक भावनाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर हम बच्चे को नैतिकता की घुट्टी पिलाते हैं, और रिलीजन की भी, हर रिलीजन की बात है ये। देख लेना आप, 6-7 साल 8 साल के बच्चे को ही हम सिखाना शुरू करते हैं, और वो फिर सारी जिंदगी उसके साथ में रहता है ना, अगर कोई बहुत बड़ा जोल्ट ना लगे, झटका ना लगे तो, ठीक है। नैतिकता इसी टाइम पे, यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा नैतिक होता है। इस स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा नैतिक होगा, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होगा। इससे अगली स्टेज का तो आपको पता ही है, एडोलेसेंस में क्या हो जाता है ना। तो वही नैतिकता होगी, यथार्थवादी होगा, रियलिस्टिक होगा, जो है वो है। अब वो चांद तारों की बातों पे विश्वास नहीं करेगा कि भाई उड़ता हुआ घोड़ा आया, नहीं, उसको पता है कोई उड़ता हुआ नहीं आ रहा, है ना। या भाई सेंटा क्लॉज आएगा, वो गिफ्ट दे के जाएगा, भले ही उसको पता हो, मतलब भले ही वो जानबूझ के वो करे, ड्रामेबाजी करे गिफ्ट लेने के लिए, कि लिख के रख देते हूँ, देना तो पापा को ही है, ये लिख के रख देता हूँ, है ना। तो नहीं, लेकिन उसको पता है ये सेंटा क्लॉज जो है ना, ये वो नहीं है, ये यही है, यही दे दे। यथार्थवाद, रियलिस्टिक हो जाता है। इससे पहले स्टेज में उनको लगता है सेंटा क्लॉज आता है हमारे लिए रात को, ठीक है। और भाई स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता चाहता है, मतलब अपनी चीजों को अपने आप से मैनेज करने लग जाता है, आज्ञाकारी हो गया, समझदार हो गया। इस स्टेज को पता है क्या बोलते हैं? इसको सूडो मैच्योरिटी स्टेज भी कहा जाता है। सूडो क्या होता है? झूठा, ठीक है, इसको बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी। आपको लगेगा अरे बच्चा तो बड़ा समझदार हो गया भाई, बड़ा मैच्योर हो गया, इसको तो सब बातों का पता है ना। हिंदी करें तो छदम। छदम क्या होता है? आपको लगेगा क्या ऐसा है, लेकिन है नहीं, धोखा, ठीक है। छदम परिपक्वता है ये, असली परिपक्वता नहीं है। असली तो फिर आपको पता ही है कैसे रंग दिखाएगा अगली स्टेज में। आने दो, ये आ गई जी। चलो पहले एक बार देख लो, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। देखो, जब ऑप्शन अगर आएंगे ना तो ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ही गलत होंगे। जन्म से तो होती नहीं है, 6-7 साल से होती है। ये भी जन्म से 6 से 11, मतलब ऐसा नहीं आ सकता कि 6 से 11, 6 से 12, कि भाई ऑप्शन में ऐसे दे रखे, नहीं, आएगा तो ऐसे ही आएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बेहतर एथलेटिक या शारीरिक क्षमता, सॉरी इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इंप्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स विच रूल्स लॉजिकल थॉट्स प्रोसेसेस दैट आर सेंटर्ड अराउंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। अभी मैंने क्या कहा? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है,
मूर्त चीजों से रिलेटेड है बस। आर होल मार्क ऑफ विच पीरियड, ठोस अनुभव से। एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोच पाया अभी, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में करेंगे बात, ठीक है, लेकिन अभी तक ठोस है तो यहां पर मतलब कॉन्क्रीट चीजें वो होती है जिनका कोई आकार है, कोई आकृति है, ठीक है। अब बात करते हैं जी सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा भयंकर अवस्था जिसका नाम है अडोलेसेंस। और अडोलेसेंस जो है ऐसे हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। और ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था को कहा जाता है ट्रांजिशनल पीरियड या ट्रांजिशन पीरियड, परिवर्तन या संक्रांति काल। अब ये परिवर्तन क्या है भाई? परिवर्तन ये है कि हमारे जीवन में हर प्रकार का, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो मोरल है, हर प्रकार का इतने ड्रास्टिक, इतने ड्रामेटिक चेंजेज आते हैं, नाटकीय ढंग से परिवर्तन हो रहे हैं। आपको लग ही नहीं रहा कि मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए। ब्लैक ब्लैक हो गई, अभी तो आ रही है या नहीं आ रही? एक बार बता देंगे भाई, क्या अभी आप मुझे देख पा रहे हैं? बताना, ठीक है। इतने ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेज आते हैं इस अवस्था में, इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब या तो हम पहले बच्चे से थे, इससे पहले क्या थे? बच्चे ही थे भाई, बाल्यावस्था थी, चाहे भले ही मिडिल चाइल्डहुड हो, और एकदम से जैसे ही ये खत्म होती है हम बड़े हो जाते हैं। है 6-7 साल 8 साल का टाइम पीरियड है, आई नो, लेकिन ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा वो होता है, क्रूशियल होता है बालक के लिए, यही उसके जीवन को बनाता है। यहाँ पर जो बन गया बन गया, बर्बाद हो गया बर्बाद हो गया। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है हमारे जीवन की। दैट्स वाई ट्रांजिशन, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला काम हो जाता है एकदम से, ठीक है। जितने चेंजेस जिसमें आते थे किसी में नहीं आते। फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा भाई, ड्रामेटिकली, नाटकीय ढंग से उन्नति होगी। और यहां पर एक शब्द लिया जाता है, मैं लिख देता हूं, वो है, एग्जाम में भी आ चुका है, स्पर्ट। स्पर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? उछाल। उछाल। अब उछाल क्या है? उछाल ऐसा आता है भाई, लगता है कि कल तक तो यार ये छोटा सा था, एकदम से बढ़ गया, अबे क्या खा गया। पता चले कि आज उसके लिए भाई नई ड्रेस लेके आए हैं, किस लिए? अगले महीने शादी है मामा की, ड्रेस ले आए। पता चले कि जब तक अगला महीना आया तब तक वो ड्रेस छोटी ही होगी। ऐसा होता है। स्पर्ट आता है, उछाल आता है, हर चीज में एकदम से उछाल, आपको नहीं पता कब आ जाएगा। पता हो तो फिर सोच समझ के लेके आए। लेकिन उछाल आता है, स्पर्ट। स्पर्ट शब्द याद रखेंगे, स्पर्ट जब भी आएगा इस स्टेज के लिए आएगा, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा पूर्णतः विकसित हो जाता है। अब जितनी मेरी हाइट है ना, इतनी मेरी हाइट इस टाइम पे ही बढ़ चुकी है, अब नहीं बढ़ रही। मतलब इतनी हाइट मेरी 19 साल के में भी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होगी भाई? यहां पर हम, जैसे कि जीन पियाजे ही बोलते हैं, जो फोर्थ स्टेज होती है 11 से ऊपर जो होती है ना, एडोलेसेंस वाली है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब अमूर्त चिंतन आ जाता है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी सोच सकते हैं तार्किक ढंग से। एब्स्ट्रैक्ट होती क्या है, जीन पियाजे करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं, है ना। प्रॉब्लम सोल्विंग बढ़ जाती है स्टेज में, जबरदस्त। अपनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, बाकी सब सोल्व हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट सोशल डेवलपमेंट कैसे हो जाता है भाई? आप सोशली बहुत एक्टिव हो जाते हैं, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव, अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। अब सोशली एक्टिव, ठीक है, और सोशल होने में अंतर है। एक्टिव होने से तात्पर्य ये है कि भाई हम एक्टिव ग्रुप के लिए लॉयल हो जाते हैं। लॉयल इन द सेंस, अगर इससे पहले स्टेज में, क्योंकि बच्चा आज्ञाकारी था, सूडो मैच्योरिटी थी, तो अगर बच्चे से कहा जाएगा ना कि भाई तू उन बच्चों के साथ मत खेला कर, अच्छे बच्चे नहीं हो, तो वो मान जाएगा, आज्ञाकारी होता है, नहीं खेलो। लेकिन इस अवस्था में यदि आप कहेंगे ना कि उसके साथ नहीं खेलना, बेकार है वो, आपके पहले बात तो वो पूछेगा क्यों? अरे मेरे ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उसका, ऐसी ऐसी बातें करेगा, ठीक है। और उसके बाद भी
जब भी उसको टाइम मिलेगा जरूर छुप के आपसे या झूठ बोल के आपसे जाएगा जरूर। ठीक है, लॉयल है वो उस चीज के लिए, आपके लिए लॉयल नहीं है वो, एज ए पेरेंट बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप के लिए लॉयल है भाई, ग्रुप में खेलने के लिए जा रहे हैं, बेशक से कल का एग्जाम हो जाएगा खेलने। ठीक है, अट्रैक्शन टू आर्स अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के लिए आकर्षण होता है, आपको बताइए भाई, ये स्टेज में तो सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम, है ना। आरक्षण होगा ही होगा। आफ्टर दैट इमोशनली भाई बच्चा जो है ना बिल्कुल टूटा पड़ा है, पूछो ना, यहाँ पे बस खत्म है। कैसे? एंग्जाइटी रहेगी, दुश्चिंता, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे फ्यूचर का क्या होगा, है ना, बहुत दुश्चिंता रहती है उसको। कंसर्न रहेगा, है ना, टेंशन में रहेगा। ठीक है, डे ड्रीमिंग करेगा, दिवा स्वप्न करेगा, दिन में सपने देखेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं दुनिया को जीत लूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें आएंगी माइंड में। ठीक है, हीरो वर्शिप करेगा, इनके रूम में जाके देखना, फोटो पोस्टर लगे मिलेंगे क्रिकेटर्स के, है ना, फुटबॉलर्स के, है ना, या भाई फिल्म स्टार्स के, आजकल तो एनिमे के, है ना। तो ये क्या है, हीरो वर्शिप करता है। डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई मुझे आज़ाद कर दो भाई, है ना, माँ बाप को यही बोलता है, प्लीज़ मुझे ऐसे कुछ मत कहा, ना मुझे बुरा लगता, मुझे छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके बारे में किसने बताया, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, इसके बारे में बताया एरिक एरिक्सन ने, लिख देता हूँ। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने बताया कि भाई आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है। आइडेंटिटी क्राइसिस कुछ नहीं है, बच्चा अपने आप को खोजता फिरता है, मैं हूं कौन। जब मुझसे काम करवाना होता है तब तो बोल देते हैं कि अब तो तू बड़ा हो गया, काम किया कर। और जब मुझे अपनी पसंद का कुछ काम करना होता है फिर कहते हैं रहने दे बच्चा अभी तो, है ना। तो मैं पता ही नहीं चल रहा मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है ना। उसके बाद इमोशनली डिस्टर्ब, भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, दैट्स वाई स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, है ना, तनाव तथा तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अब भाई ये जो समस्या है क्या क्या होती है मैं बता रहा हूँ। अडोलेसेंस में भाई बच्चों को बहुत समस्या है, मैं बता रहा हूँ, पूछ मत लेना कभी गलती से, आपको लगेगा कि हे प्रभु इतनी समस्याएं इसको, पूछ के देखना कभी। ठीक है भाई, बड़ी समस्या है, पहले तो मैडम जी को देख लो हाल इनके क्या है, पर अब बहुत परेशान है ये भाई, ये बहुत परेशान है। क्या क्या परेशानी है भाई, पहली चीज तो भाई फिजिकल डेवलपमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना है इनको। आपको पता है भाई इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो भाई बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से, पता ही नहीं है हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना, मेरे शरीर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। छोटी सी बात ले लो भाई साहब, बच्चों को फुंसी होनी शुरू हो गई, वो इसी में परेशान है। नहीं होती है फुंसी, इसी स्टेज में तो होती है, वो इसी चीज में परेशान है, मैं क्या करूं भाई, ये इसने तो मेरा चेहरा ही बिगाड़ दिया, है ना, देखना अभी यहाँ पे होगी, आय हाय अभी यहाँ पे हो गया, अरे इसमें प्लस बन गई। बहुत बहुत परेशान है बच्चे, हमें लगता है इनको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो भाई शारीरिक विकास में दिक्कत आ रही है, मेंटल कंपटीशन, फिर ऊपर से घर वाले नहीं जीने देते, देखना उसके इतने परसेंट आए तेरे इतने आए, है ना, इतनी बड़ी क्लास में हो गया अब तक ये नहीं करना आया, फेल हो जाएगा, ये होगा वो होगा। कंपटीशन है हर बच्चे के साथ, नहीं है, 99% वाले 100% वाले बच्चे को भी कंपटीशन का डर लगता है ना। तगड़ा प्रॉब्लम है भाई। भावनात्मक अशांति के लिए समायोजन करते हैं भाई, इतने ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट हो, मतलब डिस्टर्बेंस रहती है इनकी कि एडजस्टमेंट में ही लगे रहते हैं कि भाई प्लीज मत कहो मुझे, मत कहो मत कहो। परेशानी है ये, देख रहे हैं कि बड़ी परेशानी है, घर से दुखी है ना, घर में भाई पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही है, बहुत परेशान। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा कुछ बात हो जाती है नाराज हो जाते हैं, और ये बेकार है इसको नहीं बुलाना आगे से। इनको बड़ी चिंता है इस बात की कि मुझे ग्रुप से ना निकाल दे, मैं बता रहा हूँ, ग्रुप इनके लिए बहुत प्यारा है, लॉयल है ग्रुप के लिए। अगर ग्रुप से निकल गए तो ये मान लो कि इनका तो ये मान लो कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है इनकी तो। ऐसा लगता है इनको, होता जाता कुछ नहीं है। आज आप बताने कितने ग्रुप्स में हो, व्हाट्सएप के ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे कितने साथी जिनसे रोज मिलते और आपके दोस्त हैं, जिनकी आप पीछे चुगली नहीं करते, शायद ही कोई हो, है ना, या वो आपकी चुगली ना करते हो। अब तो पहले तो कोई मिल भी गया हो, अब तो एक भी ना मिले, है ना।
अब तो कहोगे हाँ हाँ हाँ, मेरी तो सारे करते, मैं तो किसी की नहीं करता या करती, है ना। अब तो आपको दिखाई देगा होंगे, हाँ बात तो सही है। और समाज के साथ समायोजन करना, भाई मुझे नहीं है पसंद वो दूर वाली बुआ जी, आती है मुझे कुछ कुछ कहना शुरू कर देती है ना। मुझे नहीं अच्छा लगता उनसे। आप जाके कहते हो उनके पैर छू के आप, है ना, आप कहते हो कि उनसे हंस के बात कर, मेरे से नहीं होती है ना। तो भाई समाज में भी समायोजन करना है, तो भाई भारी समस्या है इनके मन को। और देख लेते हैं भाई साहब, अब इनकी जो समस्या है ना उनको थोड़ा सा टेक्निकली रूप से समझते हैं। एक टेक्निकल आती है इनके साथ, पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल, इनको पता है क्या लगता है किशोर अवस्था में, इनको लगता है कि जो तेरी समस्या है ना, ऐसी समस्या तो किसी की भी नहीं है, या तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, या मेरे जैसा प्यार तो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। ये नहीं पता कि भाई पापा भी मतलब पूरे सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है ना, कि भाई ये क्या जाने, इनको क्या पता क्या होता है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे होगे ना, है ना, तुम्हें क्या पता। अरे भाई सबको सब पता है, हर कोई स्टेज से गुजरा है, ठीक है, लेकिन इनको ये लगता है पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत मिथक मिथक है इनके मन में। मैं पता नहीं क्या हूं, मैं कितना स्पेशल हूं, इनको यही लगता रहता है क्या, है ना। विशेष है ये, अद्वितीय, इनके जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। इनको क्या लगता है भाई, क्या लगता है मैडम आपको, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे भाई रमेश बाबू को सब पता है ना। रमेश बाबू इतनी कैलकुलेशन करके बैठा है, बच्चों को लगता है कि माँ बाप को कुछ नहीं पता। अरे भाई वो बाप है, उसको पता है, नहीं बताना चाह रहा, वो एक अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि बाप रहना चाहता है ना। लेकिन बच्चों को ये लगता है ना, तुम्हें क्या पता, है ना, तुम कौन सा जानते हो, तुम्हारे ऊपर बीते तो पता चले, पता चले कई बीत चुके हैं ऐसे तो, ठीक है। लेकिन इनको ना ऐसा लगता है बच्चों को कि भाई साहब मैं कुछ स्पेशल हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, देखो वो मेरे पड़ोस में आके क्यों रहने लगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बच्चों की बातें भी ऐसी ऐसी होती है इस स्टेज के बच्चों की। अगर उनको कोई समझाए कि भाई अगर तुम उस ट्यूशन पे नहीं जाते जिस पर वो जाता है या जाती है, एक्स वाई जेड, तो कभी पता चले जीवन भर ना देख पाते, तो उसके चक्कर में तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। फिर उनको लगता नहीं, ये तो डेस्टिनी थी, समझा लो क्या करोगे। ठीक है, तो भाई इनका बड़ा पंगा है पर्सनल फेबल। और क्या है भाई, एक इनको रहता है क्या, इमेजिनरी ऑडियंस। इनको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं। आपने देखा किसी फंक्शन वगैरह में जाना हो, कैसे सज धज के निकलते हैं, जैसे सारी दुनिया इसी के इंतजार में बैठी है, और जाएंगे और तालियां बजाएंगे, वाह आगे भाई आगे, है ना, जैसे जो बाइडेन आया है। अरे भाई कोई नहीं देखता, किसी को नहीं देखता। इनको लगता है कि कोई दो आदमी बात भी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा, तो उनकी थोड़ी बातें हैं भाई आपस की। लेकिन इनको लगता है कि भाई सब मुझे ही देखते हैं, सब मेरे बारे में बात करते हैं, इमेजिनरी ऑडियंस। किशोरावस्था है भाई, बड़ी जबरदस्त तरीका है वैसे है ना। अब ये अगर बातें कर रही है, ये परेशान है इस बात से कि ये बातें क्या कर रही है ना। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा का ये सिस्टम है भाई, ये आमतौर पे लड़कियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनको यही नहीं समझ में आता कि भाई मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, है ना। कुछ तो घर वाले नहीं जीने देते, हेल्दी हो गई, मोटी हो गई, ये है वो है, ठीक है, डाइटिंग करती रहती है। कुछ फिर ये जो हमारा मीडिया है, ये भाई साहब ऐसे ऐसे वो लेके आ रहा है। पहले जमाने में बढ़िया था, है ना, हेमा मालिनी थी अपने भारी भरकम, कोई टेंशन नहीं है ना। वो नहीं था कि भाई कमर पतली होनी चाहिए, है ना, जीरो फिगर होना चाहिए, वो वाला सीन पहले नहीं था, अब है, ठीक है। क्या, खाने का विकार है ना, मतलब इनकी डाइटिंग ही नहीं खत्म होती। मतलब ये है तो ऐसी, अपने आप को देख रही है ऐसी, समझ रहे हो, शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है हाय मैं मोटी हो गई, हाय मेरा ये देखो यहाँ से बढ़ गया, है ना, हाय मेरा तो मतलब डबल चिन हो गई, ऐसी कैसी बातें, ठीक है। इस चक्कर में खाना छोड़ देती है ना।
एनोरेक्सिया नर्वोसा ये अपने आप में डिसऑर्डर है, दिमागी समस्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है एनोरेक्सिया बुलिमिया। अब भाई वो तो खा ही नहीं रही थी, अब इसका उल्टा भी हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले तो भाई जी भर के खा लेते हैं, ठूस ठूस के खा लेते हैं, फिर याद आता है ओहो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ना, ये तो मैंने ज़्यादा खा लिया, फिर उसको भाई बाहर निकालने पे लगे रहते हैं। ये डिसऑर्डर्स हैं जो कि इस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं भाई साहब, ईटिंग डिसऑर्डर है, पहले बहुत सारा खा लेंगे, फिर उसको भाई साहब देखो अभी ये खा रही है, अभी इस चीज़ से परेशान है ना, कि भाई अब इसको कैसे इससे निजात पाऊँ। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो इस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन से पर्सनल फेबल कहा मैंने, इमेजिनरी ऑडियंस कहा मैंने, क्या कहा, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा, एंड बुलिमिया। बुलिमिया नर्वोसा है एक्चुअली, एनोरेक्सिया नहीं है, ये इसको मैं ठीक कर देता हूँ। एनोरेक्सिया बुलिमिया नहीं है ये, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब एनालिसिस जो है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, इन भाइयों के बारे में भी। इनके बारे में किसने कहा है किशोरावस्था तनाव तथा तूफान की अवस्था है, ये कहा है जी स्टैनले हॉल। ये भाई साहब है जी स्टैनले हॉल। ठीक है, एपीए की इन्होंने स्थापना करी थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, और इन्होंने एक बुक भी लिखी, और बुक का नाम ही एडोलेसेंस है, किशोरावस्था, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये बात बताई है दैट दिस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव तथा तूफान की अवस्था, बच्चा टेंशन में है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हमने सारे उनको देखा, अलग अलग स्टेजेज को। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इन स्टेज को ना एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। देखते हैं किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी होते हैं। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो गए हैं, कहाँ पर, एडोलेसेंस में। हाँ या ना, किशोरावस्था में। सही है। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन, हार्मोन संबंधी परिवर्तन। और हार्मोन संबंधी परिवर्तन में क्या आ जाएगा भाई, हार्मोन्स तो एडोलेसेंस में चेंज होते हैं। और अपनी पहचान की सक्रिय खोज, आइडेंटिटी क्राइसिस बताया ना मैंने। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहा है भाई, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। ठीक है, डन। आगे चलते, विकास की उस अवधि को, सॉरी इंग्लिश में देख लेते हैं। द डेवलपमेंट पीरियड इन विच इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स आर क्वेश्चन्ड, है ना। जो भाई आपके माइंड में चीजें डाली गई हो, उसके ऊपर आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई, बड़ा अगर मेरे साथ गलत कर रहा है तो, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, बताओ जी, क्रांतिकारी। ठीक है, एंड द ओपिनियंस ऑफ द पीयर ग्रुप, और जो दोस्त कह रहे हैं ना, जो वे मतलब छपरी टाइप के जो दोस्त हैं, वो जो बातें कह रहे हैं, यूजुअली बिकम मोर इम्पोर्टेंट, वो बड़ी अच्छी लगती है। वो भाई साहब ये मान लो कि परम सत्य है, मोर इम्पोर्टेंट देन फैमिली, फैमिली से भी ज्यादा। कौन सी स्टेज में, एडोलेसेंस में। ठीक है, विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेज ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक भाई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई हम क्या चाहते हैं, हमें स्वतंत्र कर दो भाई, आजाद कर दो प्लीज। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आ गया तो 100% अपनी एडोलेसेंस आ गया। एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एडोलेसेंस। डन, आगे चलते हैं। अब भाई बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क। अभी देखो, यहां तक हमने क्या देखा कि भाई जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना, उसके अलग अलग स्टेजेज हैं। ठीक है, और उन्हीं सभी स्टेजेस की अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर कोई जो विशेषता है या कोई करेक्टरिस्टिक है वो ना हो उस पर्टिकुलर स्टेज में, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपकी आने वाली स्टेजेस भी खराब हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने क्या कहा, हमने अभी ये डिस्कस किया कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, वो किसके लिए सेंसिटिव थी, भाषा विकास के लिए। मैंने कहा था 4 साल का बच्चा अच्छे से बोलना शुरू कर देता है एक्सेंट के साथ। तो भाई अर्ली चाइल्डहुड, है ना, हमारी किसके लिए थी, भाषा विकास के लिए बहुत संवेदनशील थी। अब अगर किसी बालक को उस अवस्था में भाषा ना सिखाई जाए,
या एक्सपोजर ना दिया जाए तो उसके आने वाली स्टेजेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बुरे वाला, वो आगे सीख नहीं पाएगा ढंग से। बोल सब सकते हैं लेकिन बोलना बहुत कम जानते हैं। कारण डेवलपमेंटल टास्क जो दिया था ना वो किया नहीं या हुआ नहीं, कोई भी कारण हो सकता है। टास्क का मतलब होता है कार्य, विकासात्मक कार्य। भाई जब हमारा विकास होता है ना तो हमें हर स्टेज के अंदर कुछ कुछ कार्य करने होते हैं। अब अगर हम उस स्टेज के अकॉर्डिंग वो कार्य कर लेंगे तो हमारे आगे आने वाली स्टेजेस अच्छी रहेंगी, नहीं करेंगे तो हमारे आगे आने वाले स्टेजेस खराब हो जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा गया है किसमें, यहाँ पे। और ये बात कही किसने है, ये बात कही है हैविग हर्स्ट ने। ये है जी हमारे हैविग हर्स्ट बाबू, ठीक है जी, रॉबर्ट हैविग हर्स्ट, है ना, ये रहे रॉबर्ट हैविग हर्स्ट। इन्होंने बताया क्वाइन द टर्म डेवलपमेंटल टास्क, कब की, 1951 में। एक टास्क, एक टर्म क्वाइन की, मतलब एक नया शब्द दिया साइकोलॉजी में जिसका नाम रखा गया डेवलपमेंटल टास्क, है ना, कि भाई विकासात्मक कार्य है। चलो जी, अब इन्होंने ये कहा कि भाई व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक एक सामाजिक रूप से विनियमित चक्र से गुजरता है। भाई ये काम करने करने एक चक्र है ही है, ठीक है। अब इन कार्यों की सफल महारत, भाई आपने यदि टाइमली ये कार्य कर लिए, विकास के भावी स्तरों से निपटने के लिए अच्छी तरह से समायोजित और सक्षम बनाते हैं, ठीक है। और अगर नहीं किया तो, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ। भाई आपने क्या देखा कि भाई जो गैंग स्टेज है, मतलब मिडिल चाइल्डहुड जो स्टेज है, गैंग स्टेज, वहां पर हमें दोस्त बनाना जरूरी है, ये टास्क है, बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही एडोलेसेंस आती है तो वहां पे भाई अपने ग्रुप के लिए एक्टिव मेंबर भी बनना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर कोई नहीं रहता है तो वो सारा जीवन सामाजिक नहीं बन पाएगा, सोशल नहीं हो पाएगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को ये देखा ना कि यार ये आदमी सोशल नहीं है, बिल्कुल भी समाज से घुलता मिलता नहीं है, थोड़ा पास्ट में जाके देखना, उसकी ये दोनों स्टेजेस खराब गई है। अब वो बन ही नहीं सकता क्योंकि वो टाइम तो गया, ठीक है। तो इसके बारे में बताया किसने, रॉबर्ट हैविगस ने, जिसको हमने अभी देखा। चलिए अभी एक बार ना फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और यहाँ पर है ना मैंने कलर का चेंज किया है थोड़ा सा, तो उसका आप थोड़ा सा सम्मान करना। क्या, कि जहाँ पर रेड कलर है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारा इंग्लिश में है पर वही है कि जगह कम होने के कारण से मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले इन्फेंसी, फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट थी लेकिन प्रीनेटल से कम थी, बट लेस देन प्रीनेटल, याद आ रहा है। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के कुछ एक वर्ड्स बोल पा रहा था। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक, पूरे तरीके से भाई साहब ईगोसेंट्रिक, अपने आप से मतलब, ठीक है। सेल्फ असर्टिव है और अनस्टेबल है। सेल्फ असर्टिव भी वही होता है अपने आप से ही प्रेम करने वाला, ठीक है। और भाई सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई केवल प्राइमरी, ओनली प्राइमरी सोशलाइजेशन, केवल अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से संबंधित। अगली स्टेज कौन सी है जी, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड करें, अब अगेन याद दिला रहा हूँ जो रेड वाले हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी भाई, फास्ट होगी लेकिन इन्फेंसी से कम कम होती जा रही है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होगी, हाईली इमेजिनेटिव था, है ना, कल्पनाशील था, क्यूरियस था, जिज्ञासु था, इलॉजिकल था, अतार्किक था, रोट मेमोरी करता था, है ना, मैंने कहा था कि भाई पोएम्स वगैरह याद कर लेता है ना। क्रिएटिव है, टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और ये पीरियड क्या है भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो मोस्ट सेंसिटिव फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, याद रखेंगे। अभी भी मैंने दिखाया था, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो कैसी होगी, ईगोसेंट्रिक था, अहम केंद्रित, केवल अपने बारे में सोचना, सेल्फिश था। नार्सिसिज्म है, स्वप्रेम, अपने आप को ही शीशे में देखता रहता है, ठीक है। ऑटो इरोटिसिज्म, अनस्टेबल है, ईडीपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सिस, अगेन याद दिला रहा हूँ जो रेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोशल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो भाई सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है, मतलब आउटसाइडर्स के साथ। और यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हर एक के साथ, अनौपचारिक।
लेकिन जैसे ही अगली स्टेज में जाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, औपचारिक हो जाती है, फॉर्मल हो जाती है, फॉर्मल सेकेंडरी सोशलाइजेशन। फॉर्मल मतलब औपचारिक हो जाती है। अब ये क्या है भाई, अब हमें पता है कि भाई किसको दोस्त बनाना है किसको नहीं। लेटर चाइल्डहुड, फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी भाई, स्लो हो जाएगी, स्टेडी स्थिर सी हो जाएगी। मैंने कहा 8-10 साल के बच्चे को आप नहीं समझ सकते, मतलब पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है, दोनों एक से लग रहे हैं, है ना। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो भाई फास्ट होती है, क्योंकि स्कूल में गया है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट इन एबिलिटीज़, है ना, लाइक ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देगा, अवलोकन कर सकता है, तर्क कर सकता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है ना, लॉजिकली सोच सकता है चीज़ों को। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाता है, कॉन्क्रीट चीज़ों की थिंकिंग करता है बस, केवल कॉन्क्रीट चीज़ों की। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो भाई शेयरिंग करने लग जाता है, कंट्रोल आ जाता है अपने ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ मोरल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहीं पर बनते हैं, ठीक है ना। बड़े होने के बाद में हमें जितना मर्जी समझा लो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। कहानियां, हम कहेंगे ना ना हुआ है, कैसे पता चला, बस हुआ है, पता कैसे चला, हुआ है, ये कोई आंसर होता है। चलो, रियलिस्टिक हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, और सूडो मैच्योरिटी स्टेज, इसको हम सूडो मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं ना, मतलब छदम परिपक्वता। लगेगा कि बच्चा बड़ा हो गया लेकिन हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि छोटे से भी ज्यादा छोटा इस स्टेज में होने वाला है, ये आगे है ना। और ये स्टेज कौन सी, अपनी एडोलेसेंस। यहाँ पे भाई मैंने कहा इंक्रीज ड्रामेटिकली फिजिकल स्पर्ट, मैंने शब्द बताया ना, स्पर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फुल्ली ग्रोन हो जाता है बच्चा, हार्मोनल चेंजेज होते हैं यहाँ पे, है ना। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो भाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाएगा, है ना, और भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट की यदि बात करें तो भाई एंग्जाइटी में रहेगा, इमोशनली तो बहुत बहुत सारा टूटा पड़ा बच्चा, है ना। और भाई डे ड्रीमिंग करेगा, दिवा स्वप्न देखेगा, हीरो वर्शिप करेगा, डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई मुझे आज़ाद कर दो, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैंने कहा था ना, एरिक एरिक्सन ने लिखा है ये, याद रखिएगा। और भाई इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा, खुन्नस में रहेगा कि कोई फंसे तो मैं तोड़ूंगा अच्छे से, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट, सोशली वेरी एक्टिव हो जाएगा, है ना, ग्रुप के प्रति लॉयल हो जाएगा, एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप बन जाएगा। यदि आपसे पूछे ना कि बच्चा मेंबर ऑफ ग्रुप कब होता है या ग्रुप का मेंबर कब बनता है, लेटर चाइल्डहुड। एक्टिव मेंबर कब बनता है, एडोलेसेंस, अंतर है, ठीक है। एक्टिव मेंबर एडोलेसेंस में बनेगा, मेंबर लेटर चाइल्डहुड में बनेगा। और अट्रैक्शन टुवार्ड्स अपोजिट सेक्स, ये तो भाई देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ प्रश्न करते हैं फिर क्लास को करेंगे एंड। चलिए जी, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण क्या है, संवेदनशील चरण कौन सा होता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत संवेदनशील है। तो ये संवेदनशील का अर्थ क्या है भाई, एक चीज को सीखने की जो सबसे बढ़िया स्टेज हो उसको हम संवेदनशील कहेंगे। यहां पे सीख लिया नहीं तो आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो जी, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, बिल्कुल सही बात है, ऑप्टिमल पीरियड, यही आंसर होना चाहिए। कुछ भी चीज सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अलग अलग स्टेज का अलग अलग हो सकता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भाई, गर्भधान से जन्म तक, ये तो क्या बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड था, तो ये तो गलत है। शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क, बताओ, सेंसिटिव पीरियड की बात चल रही है ये, ठीक है। किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुआ, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस का मतलब ये थोड़ी है कि भाई सेंसिटिव पीरियड से है, नहीं, सेंसिटिव पीरियड कोई भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आपका लेटर चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा वो है, सेंसिटिव है, नहीं है, तब जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं वो तैयार है सीखने के लिए। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपका प्रीनेटल पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं है। माँ को भूखा रखो, जब बच्चा पेट में हो आपको पता चल जाएगा बच्चा कैसा होता है और सारी जिंदगी फिर कैसा रहेगा। होता है ना भाई, जो माँ बाप को जो माँ को खिलाते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्या है, उसका असर सारी जिंदगी आपको दिखाई देगा, अगर डेवलपमेंट ढंग से हुई तो, फिजिकल डेवलपमेंट। तो भाई सेंसिटिव पीरियड कोई भी हो सकता है जहां पर वो अपने चरम पे है, मैक्सिमम पे है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम, देखो विशेष रूप से ग्रहणक्षम, मतलब भाई मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, आओ तो मेरे सामने,
उसी को तो बोलते हैं क्या, सेंसिटिव पीरियड। डैश रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक टाइम when children are particularly susceptible to certain kinds of stimuli in their environment। किसमें होगा भाई, सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। आगे चलते, a stage in development when an organism can most rapidly acquire a particular skill। बात समझ में आ रही, सबसे ज्यादा जब अक्वायर कर सकता है, सेंसिटिव पीरियड। गुड, ओहो चलिए, हो गया भाई, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट स्लाइड एज वेल। ठीक है, तो होपफुली भाई आज हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में क्या आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी आज। और कल भी अपनी क्लास रहेगी इसी समय, तो मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।